नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में मैं स्वाति आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार तथा रॉयल्टी प्राप्त कवि रामकेश यादव जी से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के ब्लॉक मार्टिनगंज स्थित तेजपुर गांव में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अब तक इनकी कई पुस्तकें तथा 1700 से अधिक लेख, पत्र लेख, कविताएं, साक्षात्कार आदि देश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन दबाते ही 3 प्लान आएंगे, जिसमें से तीसरे प्लान यानी डायमंड प्लान को ज्वाइन करना है। यह प्लान लेखकों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस प्लान को आप 8,000 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लान में आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी और आपका साक्षात्कार होगा हमारे ही चैनल पर। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hellodesk20@gmail.com। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में। धन्यवाद आपका मैडम। यादव जी, मैंने पढ़ा है कि आपकी परवरिश एक किसान परिवार में हुई। किसान का जीवन बहुत ही कठिनाइयों और कड़ी मेहनत वाला होता है, तो इन परिस्थितियों में आपके बचपन का जीवन कैसा रहा, इस बारे में बताइए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित है। मेरा परिवार भी कृषि पर ही आधारित है। उस वक्त मेरा परिवार काफी लंबा था और मेरे माता पिता की मैं सबसे छोटी औलाद हूँ और मेरे 5 भाई और 4 बहनें हैं। तो उसमें से अभी मेरी 3 बहनें गुजर गई हैं और 3 भाई भी गुजर गए हैं। लेकिन फिर भी वो लोग मुंबई मेरे 2 भाई कमाते थे, इसलिए पैसे की इतनी कमी नहीं थी। बहुत बेहतरीन ढंग से मेरी परवरिश हुई और मैं पढ़ा लिखा और यहाँ गांव में भी पढ़ा और शहर में भी जाकर मैं पढ़ाई लिया। कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई पढ़ते वक्त। आपकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत गांव से ही हुई थी? हाँ, ग्रामीण जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मुझे मेरे ही गांव में स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद मैं दूसरे गांव में चला गया पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आगे के लिए भी मैं और स्कूलों में गया धीरे धीरे। फिर 8वीं 10वीं 12वीं और इसके बाद 12वीं के बाद फिर मैं कॉलेज चला गया अपने आजमगढ़ शहर में और वहां टिक करके पढ़ने लगा। और पढ़ाई का खर्चा भी घर से मिलता था और बहुत अच्छा माहौल था। घर का ज्वाइंट फैमिली थी और बहुत सुंदर वातावरण था। यादव जी, आपने किन किन विधाओं पे रचना की है? मेरा जो है गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर मैं कलम चलाया हूँ। काफी मैंने किताबें लिखा है गद्य और पद्य में। ज्यादातर मैं पद्य में ही लिखता हूँ। 2019 में मैं 1 मार्च को बृहन मुंबई महानगर पालिका टीचर पद से रिटायर हो गया मुंबई में और मैं तब से लगातार मतलब लिख रहा हूँ और कहीं पर अतिरिक्त कोई काम नहीं करता और पैसे के लिए अतिरिक्त मैंने कभी काम भी नहीं किया। पैसे पर मेरी नजर न कभी रही है, न रहेगी। बस राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, विश्व कल्याण के लिए मैं सोचता हूँ, लिखता हूँ। बस मेरा एक ही ध्येय है। आपने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पे रचना की, पर पद्य को ज्यादा महत्व दिया। जी, पद्य में बहुत रचनाएं मैंने लिखा है और और काफी मतलब लोगों को भाती है कविताएं। मैं ज्यादातर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखता हूँ। 99 जंग जब थी 20 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, वो जब लाहौर बस यात्रा से गए थे शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए। हालांकि बाद में वो जंग में बदल गई बात, वो अलग की बात है। लेकिन हमारा देश आज तक हमारा 10,000 साल से का इतिहास के पहले का भी इतिहास है कि हमने किसी देश पर अटैक नहीं किया है, कभी नहीं किया है। कोई किया है तो हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं ने किया है। हम लोग कभी किसी पर युद्ध न थोपे हैं न किए हैं। जैसे लंका पर अटैक किए तो सीता जी का हरण हुआ था, अपहरण किया था रावण ने। इस वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर लंका में गए और रावण को मारने का काम किए। वो लिए भी नहीं लंका को और वो उनके भाई को सौंप दिए
विभीषण को राजा बना दिए। बोलेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 1971 की बात है, जब पाकिस्तान हमारे देश पर अटैक किया था। तो उस वक्त बांग्लादेश की 93,000 सैनिक हमारे देश के सैनिक के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो वो टाइम इंदिरा गांधी ने भी उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दे करके एक देश बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने उसे लेने का काम नहीं किया। हम सिर्फ देने वाले हैं, हम सिर्फ देने वाले हैं। ये तपस्वी जमीन है, त्याग भरी जमीन है, सुसभ्यता संस्कृति से एकदम मजबूत ये हमारी जो धरती है, हमारी मातृभूमि है, ये सिर्फ देने का काम करती है, ये नहीं लेती नहीं है, सिर्फ देती है। तो इस ढंग से हमने कहीं किसी का कुछ लिया नहीं, भूमि का टुकड़ा। यादव जी, आपने गद्य और पद्य दोनों में ही लेखन किया, तो आपने हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे की और कब की? ये कुर्ला है मुंबई में स्थित, तो वहां पर मैं जब उस टाइम टीचर ही था ब्रियन मुंबई महानगर पालिका में, तो एक वहां पर उर्दू, गुजराती और तमिल के और हिंदी, ये सभी मीडियम्स के स्कूल चलते थे उस इमारत में। तो हमारे एक उर्दू के शिक्षक आए हमारे यहाँ, और उन्हें कहीं पर्यावरण पर कुछ रचना बोलनी थी। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्हें ये लगा कि ये 15 अगस्त या 26 जनवरी या 1 मई जो महाराष्ट्र डे मनाते हैं हम लोग, तो मैं ज्यादातर प्रोग्राम को हैंडलिंग करता था। तो उन्हें लगा कि ये कविता सर जी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे पर्यावरण पर कुछ कविताएं बोलनी है किसी सेमिनार में। तो मैं बोला ठीक है, मैं कविता तो अभी लिखता नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर कोशिश करूंगा। तो उनके कहने से मैंने पर्यावरण पर रचना रात में लिखी और उन्हें जाकर दूसरे दिन मैंने दिया। तो वो कविता ले जाकर सेमिनार में पढ़े और लोगों को बहुत पसंद आई। तो वो मेरे अंदर एक वो जागी कि मेरे अंदर भी एक फन है, एक कला है, इसे और पॉलिश करने की जरूरत है। तो हमने फिर उस क्षेत्र में कदम बढ़ाने का काम किया। यादव जी, आपने 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंग के दौरान भारतीय जवानों के हौसले के लिए आपने कई लेख और कई कविताएं लिखी थी। तो आपने जो उस समय कविताएं लिखी थी, उसमें से कोई कविता सुनाइए जो आपको याद हो। तुम तीर क्या चलाओगे शीर्षक है। खुद पे तुम तीर क्या चलाओगे, हाँ खुद पे तुम तीर क्या चलाओगे, अपने रावण को क्या जलाओगे, हाँ खुद पे तुम तीर क्या चलाओगे, पाप के जाल में फंसा मानो, पाप के जाल में फंसा मानो, अपनी करनी से वो बना दानो, ऐसा भी सदंस क्या हिलाओगे, हाँ ऐसा विषदंस क्या हिलाओगे, हाँ अपने रावण को क्या जलाओगे, खुद पे तुम तीर क्या चलाओगे, कितनी अबलाएं रोज बिकती हैं, कितनी अबलाएं रोज बिकती हैं, कितनी बाजार उनसे सजती हैं, ऐसे मर्दों को क्या समझाओगे, हाँ ऐसे मर्दों को क्या
समझाओगे, अपने रावण को क्या जलाओगे, खुद पे तुम तीर क्या चलाओगे। रचना बड़ी है इसलिए इतना सुना देता हूँ ताकि आगे और समय मिले आपको प्रश्न पूछने के लिए। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने दशहरा के ऊपर। ये वर्ल्ड वार का जो माहौल चल रहा है पूरे दुनिया में, उस पे भी अगर आप चाहें तो एक रचना मैं सुना देता हूँ छोटी सी। जी जरूर सुनाइए। शीर्षक है वर्ल्ड वार के मुहाने पर विश्व। दुनिया को सुलगता देखना चाहता है अमेरिका, दुनिया को सुलगता देखना चाहता है अमेरिका, खून की नदी भी बहाना चाहता है अमेरिका, खून की नदी भी बहाना चाहता है अमेरिका। अब भिड़े रहे दुनिया के देश कहीं न कहीं वो युद्ध में, भिड़े रहे दुनिया के देश कहीं न कहीं वो युद्ध में, और दूर से तमाशा देखना चाहता है अमेरिका, दूर से तमाशा देखना चाहता है अमेरिका। दुश्मन देश की कमर तोड़ने में पहले से है माहिर, दुश्मन देश की कमर तोड़ने में वो पहले से ही है माहिर। अब मिसाइलों से गगन सजाना चाहता है अमेरिका, मिसाइलों से गगन सजाना चाहता है अमेरिका। तख्ता पलट का काम भी लेता है अपने हाथ में, तख्ता पलट का काम भी लेता है अपने हाथ में। कठपुतली सरकार तब बैठा देता है अमेरिका, कठपुतली सरकार तब बैठा देता है अमेरिका। सीरिया इराक यमन अफगानिस्तान में घुसा तो था, सीरिया इराक यमन अफगानिस्तान में घुसा तो था। कभी कभी उल्टे दाव पर शर्म खाता है अमेरिका, कभी कभी उल्टे दाव पर शर्म खाता है अमेरिका। हजारों किलोमीटर दूर जाकर लड़ती है अमेरिकी फौज, हजारों किलोमीटर दूर जाकर लड़ती है अमेरिकी फौज। कभी कभी बहुत नुकसान भी उठाता है अमेरिका, कभी कभी बहुत नुकसान भी उठाता है अमेरिका। युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार क्यों नहीं सोचता, युद्ध शुरू करने से पहले वो 100 बार क्यों नहीं सोचता। रूस के प्रभाव को कम करना चाहता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र नहीं निभा सका अपनी जिम्मेदारियां, संयुक्त राष्ट्र नहीं निभा सका अपनी जिम्मेदारियां। गाहे बगाहे इसी का फायदा उठाता है अमेरिका, गाहे बगाहे इसी का फायदा उठाता है अमेरिका। आखिर कब हंसेंगे और मुस्कुराएंगे वो चांद सितारे, आखिर कब हंसेंगे और मुस्कुराएंगे वो चांद सितारे। क्यों अपनी मर्जी से विश्व को नापता है अमेरिका, क्यों अपनी मर्जी से विश्व को नापता है अमेरिका। और वर्ल्ड वार के मुहाने पर ला खड़ा किया वो दुनिया, वर्ल्ड वार के मुहाने पर ला खड़ा किया वो दुनिया। क्यों आजादी का ठेकेदार बन जाता है अमेरिका, क्यों आजादी का ठेकेदार बन जाता है अमेरिका। साम दाम दंड भेद का है वो पहले का पुजारी, साम दाम दंड भेद का है वो पहले का पुजारी। और खैरात का हाथ दिखाकर लूटता है अमेरिका, खैरात का हाथ दिखाकर लूटता है अमेरिका। कब होगी कायम पूरी कायनात पर उसकी सत्ता, कब होगी पूरी कायनात पर उसकी सत्ता। यही दीवा स्वप्न निस दिन देखता है अमेरिका, यही दीवा स्वप्न निस दिन देखता है अमेरिका, यही दीवा स्वप्न निस दिन देखता है अमेरिका। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। यादव जी, आपने कई विधाओं की रचना की, तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी मेरे ख्याल से कम से कम 7-8 पुस्तक से ज्यादा मेरी रचनाएं मैं लिख के रखा हूँ। और लॉकडाउन लगा जब है मार्च समझिए 20 से, तो 21-22 चल ही रहा है। तो अभी काफी किताबें मेरी हो गई। मैं एक रचना डेली लिखता हूँ, नित्य लिखता हूँ, और अपने पाठकों के लिए रोज छोड़ता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। मैं अब रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं कोई काम नहीं लिया, पैसे पर मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। बस राष्ट्र प्रेम से ही मेरी जिंदगी निकल जाए, अंतिम सांस ऐसे ही निकल जाए तो ज्यादा सही है। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति रहनी ही चाहिए। भले आज हम आजाद देश में पैदा हुए हैं, हम नदियों खून बहा तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। उस चीज को हम भले नहीं देखें, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं कि किस तरह से लोग फांसी के फंदे पे झूले होंगे, किस तरह गोलियां लाठियां खाए होंगे, किस तरह जेल की यातनाएं सहे होंगे। आज जिस ढंग से लोग, कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं कि उनके घरों में जब पैसे मिलते हैं तो मशीन से गिना जाता हो पैसा,
राम राम ऐसे लोग इस धरती पर पैदा क्यों हुए, हमको समझ बात नहीं आती। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम क्यों नहीं आता? भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, कुछ बात समझ नहीं आती। भगवान सभी को अच्छी अच्छी अच्छा ज्ञान दे और राष्ट्रभक्ति पैदा करे, और यही मेरी प्रार्थना है सभी से। यादव जी, महात्मा गांधी लाइब्रेरी ने 5 भाषाओं में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम है कारगिल एक झलक। इस पुस्तक में आपका एक लेख भी प्रकाशित हुआ था, प्रेम की भाषा नहीं समझता पाकिस्तान। इस लेख के बारे में कुछ बताइए। हाँ, असल में मैं जब 99 में लिख रहा था और एक न्यूज़पेपर में लिख रहा था, उस टाइम एक मुंबई संध्या पेपर चलता था, मैं डेली लिखता था और मेरा एडिट पेज पर वो छपता था, बड़ा लेख छपता था जो है संपादकीय पेज पे। तो वो रचना मैंने लिखा था और उस जमाने में एक जनसत्ता पेपर मुंबई में चलता था। तो उस समय वो 3 रुपए में यहाँ बिकता था। 3 रुपया बहुत काफ़ी कीमत थी उस जमाने में 99 में। तो उसमें भी मेरा छपा था कि प्रेम की भाषा नहीं समझता पाकिस्तान। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो 5 भाषाओं में यहाँ पर जो चरनी रोड में स्थित लाइब्रेरी है, महात्मा गांधी लाइब्रेरी है चरनी रोड में मुंबई में, तो 5 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित थी। अच्छे-अच्छे जो लेखक थे, जो अच्छे-अच्छे लोगों ने लिखा कविताएँ या जो भी सैनिकों के हौसला अफ़ज़ाई के लिए उनके लेख वगैरह या पत्र लेख, कुछ भी जो भी चीजें थी, उन लोगों ने सब समेटा और समेट करके एक बुक बनाने का काम किया। और चरनी रोड में वो किताब आज भी महात्मा गांधी लाइब्रेरी में है, प्रेम की भाषा नहीं समझता पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए हमारे देश से ही निकला हुआ है। अगर हमारा देश नहीं रहता, पाकिस्तान का जन्म भी नहीं होता है। तो देखा जाए तो माई-बाप हम ही लोग हैं। हम लोग उसको पालते-पोसते हैं, राम जाने क्यों उसके अंदर वो नफ़रत की बुनियाद पे जैसे वो खड़ा हो गया है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मिल-जुल के काम करना चाहिए, मिल-जुल के उसे आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश की जो आवाम है, जो जनता है, उसके तरक्की के लिए खाली रात-दिन काम करना चाहिए। और भारत से लेकर के कि भाई भारत बड़ा भाई है, और उससे हम कभी भी माँग सकते हैं। तो कितना भी माँग सकते हैं, कुछ इसका लिमिट नहीं है। तो भारत भी ऐसा उदारवादी देश है, तो पाकिस्तान को बहुत कुछ देता, खैर गाए-बगाए वो देता भी, आज भी देता है, वो तो दुश्मनी देखने के लिए पॉलिटिकल रहती है, लेकिन आज भी भारत हम पाकिस्तान को बहुत कुछ देता है। तो ये आम पब्लिक नहीं समझती, लेकिन ये देता है हमारा देश। हमारा देश तो सभी को देता है। अभी लॉकडाउन में आप देखिए किस ढंग से उसने दवाइयाँ दिया, किस ढंग से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, किट्स हैं, सारी चीजें पूरे दुनिया को दिया। जबकि हमारा 135 करोड़ का भारी भरकम आबादी वाला देश है, इसको संभालते हुए ये देश अद्भुत है। इसको सुबह-सुबह रोज प्रणाम इस धरती को करना चाहिए कि यहाँ धन्य है कि हम लोगों ने जन्म लिया। एक तपस्वी भूमि है, एक त्यागी भूमि है। राजा हरिश्चंद्र सपने में देख करके दान जो है वो उन्होंने पूरा राजपाट सब दान कर दिया। ऐसा ये देश है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें निस्वार्थ रूप से हम चाहे सरकारी मुलाजिम, हम सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन हमें अपने राष्ट्र के प्रति काम करना चाहिए। कैसे 1945 में जब वहाँ जापान में एटम बम अमेरिका ने गिराया था, तो वो पूरा मटिया मेट हो गया था, नागासाकी, हिरोशिमा। लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आवाम, वहाँ के कर्मचारियों ने किस ढंग से राष्ट्रीय जज्बा उनके अंदर जागा, और वो 8 घंटे ड्यूटी खुद करते थे वो लोग, और 4 घंटे ड्यूटी एक्स्ट्रा करते थे, अलग करते थे राष्ट्र निर्माण के लिए। और कितने जल्दी देखिए वो विकसित देश हो गया जापान। बताइए कहाँ हमारे यहाँ मशीनें गिनती हैं, पैसे पकड़े जाते हैं लोग, राम राम। लेकिन जापान में कितने ईमानदार लोग हैं, हमें ये देखने वाली चीज है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि बस पेट पर्दा चलता रहे, और क्या चाहिए, कोई क्या लेके जाएगा। यादव जी, आपने इतना सारा साहित्य लिखा, तो आपको हिंदी साहित्य लेखन के सफर में परिवार से सहयोग मिला? हाँ, हाँ, अरे बाप रे! परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे भाइयों ने पढ़ाया-लिखाया, और अब मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी मेरे घर के लोग सारे काम करते हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देते, और मैं सिर्फ़ बस अपने साधना में लीन रहता हूँ, साहित्य साधना में लीन रहता हूँ। तो ये मैं तो एक ढंग से अपने परिवार का भी ऋणी हूँ कि मुझे इतना 24 घंटे काम करने के लिए मिलता है, ये बहुत सुंदर बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर सफलता के पीछे परिवार का सहयोग तो होता ही है। यादव जी, आपने इतना उच्च कोटि का साहित्य लेखन किया,
आपने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखने का प्रयास किया। तो आपको हिंदी साहित्य लेखन की प्रेरणा किससे मिली, या फिर आपने स्वयं से ही लेखन किया? हाँ, पंडित प्रदीप जी उस जमाने में लिखते थे, आए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। मैं बहुत प्रभावित हुआ। देखा जाए तो राष्ट्रभक्ति की जो भी रचनाएं मैं लिखता हूँ उनसे बहुत अभिप्रेरित हूँ, और उन्होंने जो रचनाएं लिखा है वो कालजयी रचनाएं हैं, तो उनसे मैं अभिप्रेरित हूँ। और मैं मुंशी प्रेमचंद से भी अभिप्रेरित बहुत हूँ। ऐसा सोच के जब मैं लिखता हूँ तो मैं ज्यादातर सादे भाषा में लिखता हूँ, आसान भाषा में, एकदम पानी की तरह, ताकि कोई भी आदमी चाहे रिक्शा चलाता हो या श्रमिक हो या मजदूर हो या किसान हो या दफ्तर में कोई काम करता हो, वो कहीं भी हो, मेरी मेरी हर लाइन को आराम से वो पढ़ लेगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा भाई इसका मतलब क्या है, या कहीं लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा इसका मतलब निकालने के लिए। मैं एकदम सादा सामान्य भाषा में एकदम लिखता हूँ। आपने पद्य को महत्व देते हुए कई कविताएं लिखी, तो अपनी कोई प्रिय कविता सुनाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। देखिए, इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता। मैं एक शीर्षक दिया लिखा हूँ, सब कुछ नहीं मिलता। हाँ सुनिए। इस भरी दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, इस भरी दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता। अगर छत मिली तो आसमां नहीं मिलता, अगर छत मिली तो आसमां नहीं मिलता। लोग अपने आप में मशगूल हुए इतना, लोग अपने आप में मशगूल हुए इतना। अब के लोगों से हौसला नहीं मिलता, अब के लोगों से हौसला नहीं मिलता। अब फूलों के हक में वो बोल कर फंस गया, फूलों के हक में वो बोल कर फंस गया। अब कोई सच बोलने वाला नहीं मिलता। काट डाले लोग देखो जंगलों को इतना, काट डाले लोग देखो जंगलों को इतना। चहकते बुलबुलों को घोंसला नहीं मिलता, चहकते बुलबुलों को घोंसला नहीं मिलता। कमर तोड़ दी है बादलों ने किसानों की, कमर तोड़ दी है बादलों ने किसानों की। चंद बूंदों से कोई पोखरा नहीं भरता, चंद बूंदों से कोई पोखरा नहीं भरता। फूल पत्तों के साथ रहने में ही है मजा, फूल पत्तों के साथ रहने में ही है मजा। शहर में जीने का फासला नहीं मिलता, शहर में जीने का फासला नहीं मिलता। जमीनी खुदाओं की यहाँ कोई कमी नहीं, जमीनी खुदाओं की यहाँ कोई कमी नहीं। मुझे चाहिए जैसा वो देवता नहीं मिलता, मुझे चाहिए जैसा वो देवता नहीं मिलता। कितने सादे मन के लोग हुआ करते थे, कितने सादे मन के लोग हुआ करते थे। जड़ों से जुड़ा अब इंसान नहीं मिलता, जड़ों से जुड़ा अब इंसान नहीं मिलता। बढ़ रही आबादी देश में कुछ इस कदर, बढ़ रही आबादी देश में कुछ इस कदर। कितने हुनर वालों को धंधा नहीं मिलता, कितने हुनर वालों को धंधा नहीं मिलता। ख्वाहिशों के पहाड़ पे सो ले चाहे जितना, ख्वाहिशों के पहाड़ पे सो ले चाहे जितना। कर्म हुआ खराब तो कफन नहीं मिलता। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने। जो नवांकुर लेखक हैं, जो लिखना अभी भी आरंभ किए हैं, मुझे ये संदेश उन्हें देना है कि वो किताबों को भरपूर पढ़ें। और जो हमारे बहुत सारे लेखक, हमारे जो पुराने लेखक हैं आज भी हैं, लेकिन जो और पुराने लेखक हैं हमारे, उनके उन्होंने क्या लिखा, किस विधा में वो लिखना चाहते हैं। अब वो जैसे गद्य में लिखना चाहते हैं कि पद्य में लिखना चाहते हैं या गजल लिखना चाहते हैं, जो भी, उन्हें भरपूर पढ़ना चाहिए। और मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है कि कोई किसी की मार्केट सजा के नहीं देता, ये मार्केट खुद अपनी सजानी पड़ती है, ये खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कोई रचना लिखता हूँ, समझिए कई पेज लिख डाला, तो जो रचना निकलती है उसमें से, जो जैसे वो अमृत भी निकला और विष भी निकला, तो जो अमृत निकलता है मंथन के बाद वो पब्लिक के सामने जाता है, लेकिन उसके पीछे हमने मेहनत कितना किया, कितना मेहनत किया, ये तो कोई देखता नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीजें निकलती हैं तो पब्लिक पसंद करती है। कि देखिए, अभी मैंने एक गीत अभी पूरा नहीं किया हूँ, लिख रहा हूँ। एक दिन तो मैं उसे शीर्षक निकालने में, ढूंढने में मेरा एक दिन निकल गया कि इसका मुखड़ा क्या बनाऊं। पंडित प्रदीप जी ने आए मेरे वतन के लोगों जो उन्होंने लिखा, उसका मुखड़ा खोजने में, मैं आपको बताऊं, यही बाजू में ही अरब सागर है, माहिम की खाड़ी है, 14 दिन लग गया उनको, 14 दिन मुखड़ा खोजने में लग गया। तब जब उन्हें आए मेरे वतन के लोगों, जब जरा याद करो कुर्बानी, जब उन्हें, उनका दिमाग में वो बात लाइन आई, तो एक वहां पान पट्टी की दुकान थी, वहां से उन्होंने एक
सिगरेट का जो खाली खोखा रहता है और उसको लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखने का 2 लाइन लिखने का काम किया वहाँ पे। फिर जा कर के अपने घर में पूरी कविता वो लिखी। तो रचनाएँ लिखने में बहुत बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। लोग चाहते क्या हैं, जल्दी से शोहरत मिल जाए, जल्दी से प्रसिद्धि मिल जाए, बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाए। अरे भाई, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो कलम अभी उठाए हैं या उठाए पहले के भी उठाए हैं, उन्हें खूब मेहनत करना चाहिए। मेहनत का मतलब अध्ययन करना चाहिए, उन्हें स्व अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए बारीकी से। 1 नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार एक आप पढ़ो, पढ़ो, भरपूर पढ़ो। जब जितना पढ़ोगे उतना ही शब्द का संसार आपके दिलो-दिमाग में भरेगा और तब आप रचना अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे लिख देंगे। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यही मेरा संदेश है कि सब लोग मेहनत करें, मेहनत पढ़ें और मेहनत से लिखें, ईमानदारी से लिखें। जी, सही कहा आपने। अभी आप बता रहे थे कि आप एक गीत लिख रहे हैं, तो उसकी 2 लाइनें सुना दीजिए। वो मुझे चाहने लगे हैं, ये शीर्षक है। आनंद लीजिए, आनंद के लिए लिखा हूँ खाली। क्या हुआ है उनको, वो मुझे चाहने लगे हैं। क्या हुआ है उनको, मुझे चाहने लगे हैं। मेरा मैं कसी बदन ये निहारने लगे हैं। जैसे रस भरे फलों को कोई चाहता परिंदा, जैसे रस भरे फलों को कोई चाहता परिंदा, जैसे रोशनी को तरसे कोई आंख का अंधा, मेरी हुस्न की फसल को वो सींचने लगे हैं। क्या हुआ है उनको, मुझे चाहने लगे हैं। मेरा मैं कसी बदन ये निहारने लगे हैं। जैसे कोई पी रहा हो मैं कस किसी मैकदे में जाकर, जैसे कोई पी रहा हो मैं कस किसी मैकदे में जाकर, ओ लुफ्त ले रहे हैं मेरी आंखों से ही पीकर। मेरे अनछुए बदन को मेरे अनछुए बदन में रस घोलने लगे हैं। क्या हुआ है उनको, मुझे चाहने लगे हैं। मेरा मैं कैसी बदन ये निहारने लगे हैं। लास्ट। ये मेरी झील सी ये आंखें, ये मेरा फूल सा बदन है, मेरी झील सी ये आंखें, ये मेरा फूल सा बदन ये कहीं भूल से न बिखरे
ये मेरे प्यार का चमन है, मेरे अधे खिले अंगों से अब खेलने लगे हैं। क्या हुआ है उनको मुझे चाहने लगे हैं। मेरा मैं कैसी बदन ये निहारने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।